नमस्कार, मैं मेघा। आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ इंडिया। यूपी में राजनीति इतनी गर्म हो चुकी है कि पहले यूपी में बीजेपी नाम पूछती थी, अब जाति भी पूछ रही है। अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी को तंज मारते हुए ये कहना कि जिनकी जात नहीं पता वो जाति जनगणना की बात करते हैं, आज उन्हीं पे हम बात करेंगे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, अनुराग ठाकुर इस तरीके से विपक्ष के सबसे बड़े नेता को तंज मारते हैं, क्या ये बात ठीक है? तंज नहीं मारते हैं, कहीं ना कहीं आईना दिखाते हैं। 70 साल सत्ता की हलवा खाने के बाद आज वो हलवा सेरेमनी जो बनती है बजट के टाइम पे, उसके समय वो पूछते हैं कि वहाँ पे ये बताओ कि कौन सी जाति का कौन हलवा खा रहा था। तो पूरा मलाई चाटने के बाद आज इनको जाति याद आ रही है। इन्हीं की जो दादी साहिबा थी, हमारी आदरणीय है, हमारे लिए माननीय है इंदिरा गांधी जी, उनका नारा होता था जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। आज वही हाथ उंगली करते करते, सबको इशारा करते करते, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे कहीं हलवा सेरेमनी हो, चाहे कहीं पब्लिक अपीयरेंस हो, सबकी जाति पूछने में लग गए हैं। तो पहले वो अपनी जाति बता दें कि उनकी कौन सी जाति है, फिरोज़ खान जी की कौन सी जाति थी, आपकी माता जी की क्या जाति है, मतलब एक कैथोलिक उससे आती हैं। सवाल ये है कि देश को जाति में बांटने की आवश्यकता क्यों है? जाति जनगणना की आज जो बात कर रहे हैं, 1931 के बाद ये लोग कहाँ थे? आज जाति के नाम पे जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का, तुष्टीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। जब ये 70 साल थे, इन्होंने कितनी बार जातिगत जनगणना करी? और आज क्यों आवश्यकता पड़ी सोचने की? ये आवश्यकता आज इनको यू टर्न लेने की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि एक तो कड़ू सत्य है कि आप कितना भला कर लो, एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी नहीं है, देश की दूसरी बड़ी मेजॉरिटी है और सबसे बड़ी माइनॉरिटी है, वो एक पक्ष की तरफ वोट करके कंसोलिडेट ये लोग करते हैं, जबकि जातियां उसमें भी होती हैं। लेकिन यहाँ पे हिंदुओं को जातियों में बांटकर और उस पर सियासी रोटियां सेको। चाहे अखिलेश जी पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा दलित अति पिछड़ा समाज है, उसमें महिलाओं को भी देख लेते हैं। क्या अगर केंद्र से कोई योजनाएं निकलती हैं, अगर आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना निकली, या नल से जल की योजना निकली, या 80 करोड़ लोगों को राशन बांटा गया, या 25 लाख करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया, या मुद्रा लोन बांटा गया, जितनी भी सुविधाएं हैं, क्या वो किसी का जाति या धर्म का कार्ड पूछती हैं? तो ये केवल देश को बांटने के लिए जाति का कार्ड खेलना और उसके नाम पे अपनी सियासी जो है तुष्टीकरण को सिद्ध करने का। राहुल गांधी तो अपनी जाति सरेआम बताते हैं, कहते हैं हम कश्मीरी ब्राह्मण हैं, पूजा पाठ करते हैं, काशी विश्वनाथ जाते हैं। ज़रूरत क्या है जाति बताने की? जाति बताने की आवश्यकता क्यों है? आपको अगर बताना है, आपने सरकार चलानी है, आपने देश चलाना है, आप राजनीति में हैं, आपके अंदर प्रशासन आता है, आपके अंदर अलग अलग दायित्व आते हैं, अलग अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स आते हैं, आपको उनके लिए काम करना है। किन के लिए? वो सारे डिपार्टमेंट किन के लिए? देश की जनता के लिए। 140 करोड़ जनता के लिए हैं, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किन्नर हो, चाहे एक्स जाति का हो, चाहे वाई जाति का हो, चाहे इस राज्य का हो या किसी राज्य को। हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक जितने भी राज्य आते हैं, उनको एक तांत्रिक व्यवस्था में उनकी सुविधाएं देनी, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देना, और उनको एक देश उसी से बनता है। वहाँ पे जाति की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता ये है कि देश की ज़रूरत क्या है, देश के मूल मुद्दे क्या हैं, कौन गरीब है। वो हो सकता है कि कोई ब्राह्मण जाति का गरीब हो और एससी जाति का अमीर हो, तो जिसकी थाली खाली है उसकी थाली में अन्न डालोगे कि भरी हुई थाली को ओवरलोड करके उसको आप भ्रष्टाचार का मरीज बना दोगे? तो कहीं ना कहीं जाति की आवश्यकता नहीं है, मुद्दों को एनकाउंटर करने की आवश्यकता है, लोगों की मूलभूत सुविधाओं को काउंटर करने की आवश्यकता है। वंचित वर्ग को, जो शोषण वर्ग है, किसी का किसी जाति की वजह से शोषण होता है, उस शोषण को रोकने की आवश्यकता है। वहाँ पे जातियों को कटघरे में खड़ा करने की, उसको डिवाइड कर एंड रूल की पॉलिसी, क्योंकि अंग्रेजों की बनाई हुई कांग्रेस है, एक ही सिद्धांत पे वो यहाँ पे देश में शासन करके गए हैं, डिवाइड एंड रूल, उसी पे ये करते हैं। तो डीएनए तो इनका बदल नहीं सकता, तो इनको केवल उसी चीज़ पर ये अड़े हुए हैं। मुद्दों की बात, विजन क्या है? आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आज आपको मैंडेट कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग, तो आज भी 99 का अंक पार नहीं कर पाए हैं। मतलब अगर 543 में से 99 की परसेंटेज निकालेंगे तो 18% निकलती है, यानी कि 2 बार फेल हैं आज भी।
18 गुना 2 को आप करें तो 33 से आसपास ही आएंगे, तो आप 2 बार 36 के आंकड़े में आएंगे, उसके बाद भी आप फेल ही हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको मैंडेट मिला है तो आप देश को विजन दीजिए। लेकिन इनका विजन जो है वो कैटरैक्ट से प्रॉब्लम है उनको, उनका विजन है ही नहीं है, उनका कैटरैक्ट है। कभी जाति का लेते हैं, कभी संविधान की हत्या को लेते हैं, कभी ईवीएम को कोसते हैं, कभी अडानी अंबानी को कोसते हैं। विजन कुछ नहीं है। आप कितने अडानी अंबानी बना के दिखाएंगे? आप कितने वेल्थ क्रिएटर को? आप तो बोलते हैं कि जाके आप चाइना से आप MOU साइन करते हैं, अमेरिका से आप फंडिंग लेते हैं, यानी कि देश का व्यापारी तो वर्ल्ड की ग्लोबल GDP में और देश की GDP में ना कंट्रीब्यूट करे, आपका चाइनीज आके यहाँ पे कंट्रीब्यूट करे, आपका अमेरिकन आके यहाँ पे कंट्रीब्यूट करे, और आप इटली वाले यहाँ पे सारा पैसा लेके इटली के बैंकों में जमा करा दें। नेशनल हेराल्ड के खेल में खुद सोनिया जी और बेल पे घूम रहे हैं। तो आज आप एक बेल के ऊपर घूम रहे हैं, आपके ऊपर आरोप हैं जो जहाँ से आप बाइज्जत बली नहीं हुए हैं, अभी भी वो आरोप सस्टेन है। आप उसकी जवाबदेही कोर्ट में नहीं दे पाए हैं, बेल पे आपको घूमना पड़ रहा है। तो आप मुझे बताएं कि अगर आपके परिवार ने 70 साल मलाई खाई, 70 साल हलवा खाया राजतंत्र का, लोकतंत्र का नहीं, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या तो अगर देश की आज़ादी के बाद सबसे बड़ी हुई है तो 1975 में हुई है। क्या हम आपातकाल को भूल सकते हैं? और आज मैं कितनी डिबेट्स में जा रही हूँ, मैं इन लोगों के गरूर देख के हैरान होती हूँ कि 99 के आंकड़े में इतना गरूर आ चुका है। तो सोचिए अगर आप इनको मेजॉरिटी में लाएंगे तो आपातकाल से भी ज़्यादा विकट स्थिति ये पैदा कर सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे आपके वेल्थ क्रिएटर्स को गालियाँ दे रहे हैं। उन्हीं वेल्थ क्रिएटर के साथ अपने राज्यों में जब रिबन काटने होते हैं, प्रोजेक्ट्स ज्वाइन करने होते हैं, तब करते हैं। ये भूल गए कि इनकी माता जी ने अडानी अंबानी को कितनी पोर्ट की ज़मीनें दी, ये भूल गए कि कितना कर्जा आपने माफ़ किया। उसके बावजूद अगर वो देश के कंट्रीब्यूट, आज ग्लोबल पॉलिटिक्स स्तर पर विश्व में 2 बड़े युद्ध चल रहे हैं। ग्लोबल पॉलिटिक्स स्तर पर कोविड जैसे पैंडेमिक से विश्व उभर कर आया, उसके बाद भारत सबसे बड़ी, इतने बड़े विश्व में सबसे ज़्यादा बढ़ती हुई आज इकोनॉमी है। 8 की GDP आप दे रहे हैं, 8% की। मोदी जी का अगर बजट भी आया, आप देखेंगे कहीं ऐसा नहीं हुआ कि वो राजनीतिक बजट है, एक फ्यूचरिस्टिक बजट है। वहाँ पे हम सोलराइजेशन की बात कर रहे हैं, युवाओं के लिए इंटर्नशिप की बात कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं, सड़कें आप देख सकते हैं, EV व्हीकल की बात कर रहे हैं, किस प्रकार से पेट्रोल और अलग ईंधन हम आयात करते हैं, उसको कैसे हम ख़त्म करें बाकी एनर्जी सोर्सेज से। एक विजन के साथ 2047 के एक विकसित भारत के विजन के साथ हर स्तर पे काम किया जा रहा है। आपका विपक्ष के रूप में संसद में क्या दायित्व है? एक गलत को आप पकड़ो और उसके बदले अगर कुछ गलत है सही सुझाव दो। आपने देश के लिए तरक्की, देश को आगे लेके जाना है, पीछे लेके जाना है, और जो कर रहा है उसकी आप टांगे खींचे जा रहे हो। जो विकास के दर पे आगे बढ़ रहा है, वो 2 घंटे आपके प्रधानमंत्री बोलते हैं तो आप हंगामा करते हो, आप पन्ने फाड़ते हो, आप माई खिलाते हो, आप वॉकआउट कर जाते हो। नीति आयोग की मीटिंग होती है तो आप वॉकआउट कर जाते हो। अरे नीति आयोग में आप अपनी नीतियाँ दो ना, अपनी पॉलिसीज दो, अपने विजन्स दो। हम भी समझे कि विपक्ष कंस्ट्रक्टिव काम कर रहा है, आप हर डिस्ट्रक्टिव काम में तो भागीदारी कर रहे हैं, लेकिन जहाँ देश में अगर कोई कंस्ट्रक्टिव काम कर रहा है तो वहाँ पे केवल आप विघ्न डालने के सिवा कोई काम कर नहीं रहे हैं। मैम, यूपी में जब नाम पूछा जाता है कांवड़ियों के रास्ते पे तो ये नाम नहीं बताते, आज जाति पूछी गई तो ये जाति नहीं बताना चाहते। विपक्ष का आखिर नैरेटिव क्या है? बेटा, कांवड़ियाँ जो हैं, कांवड़ यात्रा, मैं एक ब्राह्मण, मैं बता, इसलिए आपने पूछा नहीं है, लेकिन हर धर्म का, हर एक के कल्चर का एक प्रोटोकॉल होता है। एक अगर हम किसी की पूजा करते हैं तो वहाँ पे एक व्यवस्था होती है, एक सात्विक, हम अगर व्रत करते हैं, अगर हम शिव की उपासना करते हैं, शिव के उपासक हैं, खुद राहुल गांधी जी अपने आप को शिव के उपासक बोलते हैं, तो एक सात्विक आचरण उसको फॉलो करना होता है। समस्या आपकी नाम है, और यहाँ पे एज एन कंज्यूमर, उपभोक्ता कानून के हिसाब से एक कंज्यूमर को पूरा राइट है कि वो किसी से कोई सर्विस ले रहा है तो उसके बारे में उसको विवरण पता हो। यहाँ पे ऑटो खड़ा है, ऑटो के साइड में आपको दिख जाएगा कि ऑटो चालक का नाम क्या है, उसका लाइसेंस क्या है, उसका टेलीफोन नंबर क्या है, उसके घर का एड्रेस क्या है। समस्या ये आती है कि जब आपको अपना नाम फॉर्ज करना है या उस पर झूठा नाम के साथ आपको व्यवसाय करने की ज़रूरत होती है। जब एक अब्दुल गणेश भोजनालय खोलेगा और उसके बाद वो मांस के बनाने हुए बर्तन में एक सात्विक आहार करने वाले व्यक्ति को खिलाएगा तो मेरा धर्म खंडित होगा। तो क्या मेरा दायित्व नहीं है या मेरा वो राइट नहीं है कि मुझे पता चले कि मुझे परोसा जा रहा है खाना या कुछ करा जा रहा है तो उसके पीछे कितना स्वच्छता है, कितना सात्विक उसके अंदर है, वो मेरा राइट है। आप तो हलाल, आप तो हवा भी
हलाल सर्टिफिकेट दे दें, पानी भी हलाल सर्टिफिकेट कोई आप बांट दें, और वहाँ से एक अलग व्यवसाय आप अपना खोल दें कि भैया आओ अपना माल बेचो, हलाल सर्टिफिकेट लो, तो एक हलाल सर्टिफिकेट का बिजनेस और खोल दिया एक कमोडिटी ने। यहाँ पे हमें ये भी दायित्व नहीं है कि हमको पता चले, और उसके बाद आपकी ऐसा नहीं है हिंदू मांस नहीं खाते हैं, ऐसा नहीं है नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाते, खाते हैं मुस्लिम भाइयों की दुकानों से हम सब लोग खाते हैं, लेकिन उसके बाद वो जानते हैं, लेकिन जब फॉर्ज होता है तब तकलीफ होती है। तो आप, और दूसरा बात है ये कंज्यूमर लॉ है, कंज्यूमर एक का राइट है कि ही और शी शुड नो कि आप जिसको भी उपभोग कर रहे हैं वस्तु का, उसके बारे में आपके पास संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो उस शिष्टाचार को, शुचिता को, धर्म की शुचिता को निभाने के लिए ना, अदरवाइज उसका कोई धर्म से लेना देना नहीं है। क्योंकि अगर योगी सरकार को धर्म के बीच में लाइन खींचनी होती तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मैक्सिमम योगी सरकार ने मुसलमान भाई बहनों को घर दिए हैं, जो बाकी भी सुविधाएं हैं वो मुस्लिम भाई बहनों को मिली हैं, बिना किसी हस्तक्षेप के मिली हैं। तो अगर आपसे कोई मेरे को वैर विरोध होता तो मैं आपको सुविधाएं क्यों देता, अच्छा, लेकिन दी है ना। मैम, जाति राहुल गांधी की पूछी जाती है, पर बुरा उनके सबसे घनिष्ठ मित्र अखिलेश यादव जी को लग जाता है, जो खुद ड्राइवर का नाम पूछ के जाति पता करते हैं, रिपोर्टर्स का नाम पूछ के जाति पता करते हैं। देखिए मैंने जैसे क्या बोला कि समस्या एक लोकतंत्र की 140 करोड़ में से मैं भी एक वोटर हूँ, मैं भी देश की एक सिटीज़न हूँ। समस्या ये आती है कि विपक्ष अपना दायित्व नहीं निभा रहा है, वो जाति में और इस तरीके की बातों में पूरा संसद का सदन जो है, करोड़ों रुपए, लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट मेरे और आपके टैक्स से ये संसद और ये देश चलता है, उस टैक्स को किस तरीके से ये सिर्फ इधर उधर की बात करके, उल्टा सीधा प्रोपेगेंडा करके, फेक नैरेटिव डाल के सिर्फ वेस्ट करते हैं, उस चीज़ की तकलीफ होती है। मैं जैसे बार बार बोल रही हूँ, अगर आपके पास विजन है तो आप सामने आके आप कंस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशन करिए। मैम, राम मंदिर पे फैसला हिंदुओं के पक्ष में आ गया था, आप लोग बहुत खुश हुए थे। आज कोर्ट ने मथुरा के लिए भी बोल दिया है कि शाही ईदगाह के ऊपर सुनवाई होगी, मुस्लिम पक्ष की सारी याचिका खारिज कर दी है, इसमें खुशी हो रही है आपको? देखिए, सत्य की हमेशा जीत होती है। तकलीफ मुझे ये होती है कि भगवान शिव को काशी में जाके, कोर्ट में जाके एविडेंस देने पड़ रहे हैं, भगवान कृष्ण को मथुरा में, मतलब शास्त्र में प्रमाण है, उनको जाके कोर्ट में एविडेंस देने पड़ रहे हैं, भगवान राम को अयोध्या में जाके एविडेंस देने पड़े कि हाँ मेरा जन्म यहाँ हुआ है। तो ये तकलीफ ज़रूर होती है, लेकिन ठीक है, हम क्योंकि संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, न्यायालय को सुप्रीम रखते हुए जो तरीका है, कितनी लंबी लड़ाई है, 500 वर्ष की लड़ाई राम मंदिर की है, अभी भी उस पर अंकुश चलते रहते हैं। तो लड़ाई है, हम लड़ने को तैयार हैं, लेकिन संवैधानिक तरीके से, ज़बरदस्ती से नहीं। ज़बरदस्ती से तो मुगलों ने आके हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया और आतंक फैलाया, और किस तरीके से हमारी जो आस्था को खंड खंड किया। उसके बावजूद हम सहिष्णुता, एक हिंदुओं का एक गुण है कि वो सहिष्णु है, वो उग्र नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोलती हूँ, शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान हमको हमारे शास्त्र देते हैं। जब धर्म की रक्षा करनी होती है तब शस्त्र उठाना पड़ता है। आज हमारा शस्त्र वो कलम की ताकत है, वो देश का लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो संवैधानिक व्यवस्था है, वो न्यायालय है। आज उस कलम की ताकत और उस शस्त्र से देश के हित में और न्यायपूर्ण तरीके से न्याय हुआ है, उसकी मेरे को बहुत खुशी है। और आगे भी मैं उम्मीद करती हूँ कि तथ्यों के आधार पे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के जो ASI के सर्वेज आ रहे हैं, आप तथ्यों के आधार पे दीजिए। और ये तो खैर हर इंसान की, इस देश की आत्मा जानती है कि वहाँ पे किसका मंदिर था, वहाँ पे किसका जन्म स्थान था। मैम, मेरा अंतिम सवाल आपसे ये होगा, अगर आप लोग संवैधानिक तरीके से लड़ने को तैयार है, कोर्ट से लड़ रहे हैं, तो राहुल गांधी हिंदुओं को हिंसक क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो हिंदू विरोधी हैं, वो लोकतंत्र के विरोधी हैं। उनका DNA ही स्टार्ट होता है 1947 से। अगर आप क्रोनोलॉजी को समझें तो देश का विभाजन हुआ क्यों? आवश्यकता क्या थी? हिंदू मुसलमान करने की आवश्यकता क्या थी? क्योंकि नेहरू जी और जिन्ना जी दोनों को प्रधानमंत्री बनना था, तो देश को बांट दिया, और उसकी जो कीमत देश ने चुकाई, देश के नागरिकों ने चुकाई, वो एक अलग कहानी है, वो एक अलग त्रासदी है। 1975 में जब आप ये लेकर आए, हिंदुओं के लिए एक बयान दिया उन्होंने, हज़ारों बयान मैंने सुने हैं कि मंदिरों में लड़कियां छेड़ने जाते हैं, तो मस्जिदों में क्या करने जाते हैं? आर्मी पे भी इल्ज़ाम लगा, आर्मी की भी जात पूछ रहे हैं, आर्मी को भी नोटों में तोल रहे हैं, उनकी पेंशनों में। देखिए, आजीविका है, ठीक है, लेकिन बेटा आपकी आजीविका है, मेरी आजीविका है, लेकिन आर्मी केवल आजीविका नहीं है।
हिंदुस्तान की आर्मी एक भावना है, वो एक इमोशन है। उसको अगर आप पैसों से तोलोगे तो आप पे लानत है। जो सरहद पे मेरा 18 साल का 20-21 साल का बच्चा जो वहाँ पे शहीद हो जाता है, तो उसकी कुर्बानी को आप किस तरीके से डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, ये आप पे लानत है। वो वहाँ पे मर रहे हैं तो इसलिए आप यहाँ जिंदा बैठे हो और इतनी बकवास कर पा रहे हो। आई एम सॉरी फॉर माय वर्ड्स। ये बकवास जो ये आर्मी के लिए करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। इनके अपने पिताजी का हाथ राइफल में था। किस प्रकार से इनके समय, कांग्रेस शासन के समय, देश की आर्मी के ऊपर जो खर्चा होता था, ये बड़े से बड़े लॉजिस्टिक परचेज सारी बाहर से अमेरिका से करती थी। एक बंदूक की गोली भी यहाँ नहीं बनने देती थी। आज आपकी आर्मी, आपके पनडुब्बियां बन रही हैं, आपका अस्त्र बन चुका है। आज आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दो बड़े बिजनेस हैं वर्ल्ड के अंदर, एक आर्मी और एक फार्मा। कोविड में हमने वैक्सीनेशन करके उसको भी चैलेंज किया, और आज अगर भारत अपनी मिसाइल्स बना रहा है या चंद्रयान तक पहुंच गए, तो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करते हुए आर्मी को और देश को फ्यूचरिस्टिक पॉइंट से ये सबकी हवा निकली पड़ी है। जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं, चाहे चाइना हो चाहे अमेरिका हो, जो हमारे खिलाफ है, और राहुल गांधी जी यहाँ पर बैठ के उन्हीं के ही एक तरीके से दूत बन के बैठे हुए हैं, क्योंकि सारी ज़िंदगी उनके साथ ही क्योंकि $1 का डॉलर था बेटा 1947 में। $1 का ही $1 था। क्या कारण है आज डॉलर 70 साल आपने यहाँ तक पहुँच गया? इन्फ्लेशन रेट, अर्थशास्त्री थे मनमोहन सिंह जी, 11% तक चला गया था। तो ये क्या कारण है? किसको आप पैसा दे रहे थे? किसकी वजह से पैसे का वैल्यू कम हो रहा था? ये देश को सोचने की आवश्यकता है।